अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। ममता नाम की एक चालाक औरत की नजर रोती हुई सोनम पर पड़ गई और वो सोनम को अपने घर अपने गांव ले आई। सोनम अब 8 साल की हो चुकी है। उसे अपने माता पिता से बिछड़े 2 साल हो चुके हैं। सोनम, ओ सोनम, इधर आ जरा। मौसी, आपने बुलाया? हाँ, ये देख, तू मेरी साड़ी धूप में फैला कर आई थी ना, फिर भी हल्दी के दाग वैसे के वैसे ही लगे हैं। तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम किया कर। लगता है बहुत दिनों से तुझे डंडे की खुराक नहीं मिली, इसलिए ही ऐसी गलतियां कर रही है। मौसी, मौसी मत मारो, मैं फिर से धो दूंगी। बहुत दर्द होता है मौसी। मौसी, बचाओ। अरे ममता, ऐसे किसी अनाथ बच्ची को इतना मत मारो पीटो। पहले ही तुम इसे इसके गांव से यहाँ ले आई हो। राम जाने इसके माता पिता इसको ढूंढ रहे होंगे। उन्हें कहीं पता चल गया तो लेने के देने ना पड़ जाए। तुम चुप रहो, अपना काम करो। जाओ, तुम्हारी चाय बनाकर रखी हुई है, ले लो। और तू चल जा, अब घर के बाकी के काम कर, तभी खाने को कुछ दूंगी, वरना भूखे रहना पड़ेगा। ममता इसी तरह सोनम पर अत्याचार करती थी। सोनम अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती। माँ, बापू आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मौसी मुझे बहुत मारती है, मेरे से सारे घर के काम करवाती है। हाँ बापू, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? ओ महारानी, बहुत हो गया रोना धोना। चल खड़ी हो, जाकर बाजार से गेहूं पिसवा कर ला। वो रखी है बोरी, जा ले जा। मौसी, ये बोरी तो मेरे से उठाई ही नहीं जाएगी, ये बहुत भारी है। मौसी, ज्यादा नाटक मत कर, उठा इसे और लेकर जा, नहीं तो दूं डंडे की खुराक। नहीं नहीं मौसी, मारना मत, मैं जा रही हूँ। सोनम बड़ी मुश्किल से गेहूं की बोरी को अपने सिर पर रखकर बाजार जाने लगती है, पर एक दिन किनारे से गुजरते हुए उसकी गेहूं की बोरी गिर जाती है, जिसमें से सारा गेहूं गिरकर नदी में बह जाता है। अब क्या करूं? मौसी मुझे बहुत मारेगी, सारा गेहूं नदी में बह गया, मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। सोनम रोने लगती है। काफी देर तक वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठी रहती है। तभी उसे एक आवाज आती है। सोनम देखती है एक जाल में बहुत सुंदर सुनहरी मछली फंसी हुई है, जो मनुष्यों की भाषा बोल रही है। बेटी मुझे बचा लो, नहीं तो मछुआरा मुझे बाजार में बेच देगा। मुझे बचा लो, मछुआरा आ जाएगा, मुझे जल्दी से जाल से निकाल दो। अरे, तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो। हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ, मैं तुम्हारी भाषा बोल सुन सकती हूँ, पर पानी से बाहर आने के बाद मेरा जादू खत्म हो जाता है। मैं अपना जादू सिर्फ पानी में रहकर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस समय मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं अपनी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं पानी में चली जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी मदद करो, इससे पहले कि मछुआरा वापस लौट आए, मुझे यहाँ से निकाल दो। हाँ, तुम चिंता मत करो मछली रानी, मैं तुम्हें अभी इस जाल से निकाल देती हूँ। सोनम मछली को जाल से बाहर निकाल देती है और मछली छलांग मारकर पानी में कूद जाती है। तभी वो मछुआरा आ जाता है और सोनम पर गुस्सा करने लगता है। ए लड़की, मैं तुझे अभी बताता हूँ, तूने मेरी पकड़ी हुई मछली को फिर से छोड़ दिया, तेरी खैर नहीं, रुक। मछली पानी में जा चुकी थी, अब वो अपने जादू का उपयोग कर सकती थी। मछली ने अपने जादू से मछुआरे को उसी जाल में बांध दिया। मछुआरा छटपटाने लगा। अरे, मैं अपने ही जाल में कैसे फंस गया? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम इस लड़की को कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वैसे भी अब मैं पानी के अंदर हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी इस नदी किनारे नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अब इस जाल से मुक्त कर रही हूँ, अब भाग जाओ यहाँ से। मछुआरा जैसे ही जाल से मुक्त होता है, वो तुरंत ही वहाँ से डरकर भाग जाता है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ नदी किनारे उदास कैसे बैठी हुई थी? मछली रानी, मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। उसके बाद से मैं ममता मौसी के साथ रहने लगी। मौसी मुझे बहुत तंग करती हैं। उन्होंने मुझे आज बहुत भारी गेहूं की बोरी पिसवाने के लिए बाजार भेजा था, पर सारा गेहूं पानी में गिर गया। अगर अब मैं बिना आटा लिए घर गई तो मौसी मुझे बहुत मारेंगी। अब तुम्हारी मौसी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह अपने गांव में जाना है जहां मेले में तुम खोई थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वही मेले में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस गांव में मेला फिर से लगा है और तुम्हारे माता पिता को उम्मीद है कि तुम उन्हें उस मेले में मिल जाओगी जहां से तुम बिछड़ी थी। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आटे की बोरी दे रही हूँ। अब जादू से मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर पहुँचा दूंगी। पर मछली रानी, मुझे मौसी मेले में नहीं ले जाएंगी।
मैं उन्हें कैसे मनाऊं कि वो मुझे मेले में ले जाएं? तुम उन्हें वही बताना जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सोनम मछली के कहे अनुसार घर जाती है और वही बात ममता से कहती है जैसा जादुई मछली ने कहने को कहा था। क्या तू सच कह रही है? उस गांव में जहाँ तेरा घर है उसके आंगन में सोने के सिक्कों का घड़ा दबा हुआ है? हाँ, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौसी, वो कल रात मैंने एक सपना देखा था। उस सपने से ही मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। अब हमें जल्दी ही मेरे गांव चलना चाहिए। मौसी, कहीं ऐसा ना हो कि वो खजाना कोई और निकाल ले जाए। हाँ सोनम, तू चिंता मत कर, आज ही तेरे गांव चलते हैं। सुनो जी, जल्दी से सामान बांध लो, हमें सोनम के गांव जाना है। ममता, तुम भी क्या बच्ची की बातों में आ रही हो? ऐसे किसी बच्चे की बात पर विश्वास करना ठीक है क्या? अरे जाकर देखने में क्या हर्ज है? कई बार सपने सच हो जाते हैं। नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे, और अगर खजाना मिल गया तो हम तो खूब माला माल हो जाएंगे। अब देर मत करो। ममता और उसका पति सोनम के साथ उसके गांव पहुंचते हैं। रास्ते में वही मेला लगा हुआ था जहां से सोनम अपने माता पिता से बिछड़ी थी। मौसी, अब हम गांव आ ही गए हैं तो मेरे घर जाने से पहले एक बार बस हम मेले में घूम लें। मुझे अपने माँ बापू की याद आ गई। मुझे पता है मैं यहीं से अपने माँ बापू से दूर हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, आराम से पहले मेला घूम ले। घर कौन सा दूर होगा? वैसे तेरा घर कितनी दूर है? मौसी, बस थोड़ी दूर पर ही है। चलो ना मौसी, हम मेले में चलते हैं। सोनम तो इसी फिराक में थी। वो जल्दी जल्दी मेले के पास पहुंचती है। तभी उसकी नजर मेले में खिलौने बेचते अपने माता पिता पर पड़ जाती है। जादुई मछली ने पहले ही सोनम को बता दिया था कि मेले में किस जगह उसके माता पिता उसे मिलेंगे। सोनम अपने माता पिता को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बापू, आपको पता है मैं आपके बिना कितना रोई हूँ। ये मुझे अपने घर ले गई और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत मारा, मुझसे बहुत काम करवाया। हम भी तुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते थे, सबसे तेरे बारे में पूछते थे। फिर जब ये मेला लगा तो हमें लगा कि तू कहीं हमें इसी मेले में मिल जाए। मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी बच्ची। हमारी सोनम हमें मिल गई। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। माँ, वो जादुई मछली वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि तुम अपने माता पिता से मिल सको, हैं? हाँ मौसी, मुझे जादुई मछली ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। आप तो सोने के सिक्कों के लालच में मेरे साथ आई हो, नहीं तो आप मुझे यहाँ कभी भी नहीं लाती। सोनम अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। आपने मेरी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी मैं आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को अपने पास रखा। पर कभी भी किसी के भी गरीब अनाथ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, नहीं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप ठीक कह रही हो बहन जी। शायद इसीलिए आज शादी के 9 साल बाद भी हमारी खुद की कोई संतान नहीं है। ममता, मैंने तुम्हें कहा था किसी गरीब अनाथ बच्ची को मत परेशान करो। चलो अब वापस चलते हैं, हमें माफ करना सोनम बेटा। ममता अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट जाती है। जादुई मछली के कारण सोनम को उसके माता पिता मिल गए और सोनम की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई। एक कहानी है शीतल की। शीतल गांव की गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हमेशा से चाहते थे, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी शहर के किसी अमीर घर में करवाऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलते नहीं है। शीतल उनमें से ही एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी शहर के एक अमीर घर में हो गई। उसके पति का नाम प्रफुल्ल था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था। प्रफुल्ल और उसका बड़ा भाई महेंद्र दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी माँ जानकी देवी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो। पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो खाना बनाना होगा, बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई। वहां उसकी जेठानी कोकिला इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाने हैं? हमें नहीं बेवकूफ, तुझे बनाने हैं। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथों जिम्मेदारी सौंपकर कोकिला आराम करने चली गई।
शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ गैस था। पहले तो शीतल को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगा देती थी। ऊपर से खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और प्रफुल्ल दोनों शीतल की तारीफ करने लगे। वाह शीतल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। शीतल को लगने लगा कि अब उसके नसीब में सिर्फ सुख और खुशी ही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन चल रही है। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, बस इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी सबको। कोकिला और महेंद्र ने सारा प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए फेक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महेंद्र ने प्रफुल्ल से कहा, प्रफुल्ल, माँ ने सब कुछ मुझे लिख दिया है। अब से हमारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ मेरा है। ये सुनकर प्रफुल्ल की रूह कांप उठी। अब ये क्या कह रहे हो भैया? माँ ने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहा हूं। तो फिर ये क्या है? महेंद्र ने फर्जी कागज दिखाया। प्रफुल्ल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठे हो। ठीक है, फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ। तब तक इस घर से बाहर निकल। महेंद्र और कोकिला ने प्रफुल्ल और शीतल को घर से निकाल दिया। प्रफुल्ल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। शीतल, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो भैया के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शीतल? सब कुछ बर्बाद हो गया, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? प्रफुल्ल पूरी तरह से टूट गया। उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से गरीबी में ही जी रही थी। वो प्रफुल्ल को लेकर शहर के मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। रुक जाइए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और फिर उस चूल्हे पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रफुल्ल ने पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके होश उड़ गए। दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था। इसमें लकड़ी के चूल्हे की एक स्मेल है, जिसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल ने दाल चावल और चोखा पेट भर कर खाया और फिर काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वो वकील प्रफुल्ल की झोपड़ी में आया और केस की बातें करने लगा। उस वकील की फीस सुनकर प्रफुल्ल ने कहा, वकील साहब, मैं अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकता। फिर तो जीतना मुश्किल है। ठीक है, काम की बात तो होती रहेगी। वैसे वकील साहब, खाना खा लीजिए। शीतल ने वकील साहब को लकड़ी के चूल्हे पर बनाया हुआ मुर्गा खिलाया। खाना खाकर वकील इतना खुश हुआ कि वो मुफ्त में केस लड़ने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, भाई वाह, ऐसा खाना मिलता रहेगा तो मैं मुफ्त के केस लड़ लूंगा। और भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए, वहां इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर होटल खोलने की परमिशन दिलवा दी। वहां लकड़ी का चूल्हा बनाकर शीतल खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर आसपास से सभी वहां खाने के लिए आ गए। लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए पकवान को खाकर सभी दीवाने बन गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और होटल को बड़ा भी कर लिया। उन पैसों से प्रफुल्ल ने अपने भैया और भाभी पर केस कर दिया। महेंद्र और कोकिला केस हार गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रफुल्ल को सब कुछ वापस मिल गया। वो व्यापार संभालने लगा और शीतल लकड़ी चूल्हे वाला होटल संभालने लगी।
ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।